हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट ई लेक्चर में हमने ग्लूकोज के ओपन चेन स्ट्रक्चर को डिस्कस किया था। उसमें कुछ खामियां थी। उसके बाद साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज दिया गया था। उस साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज से हम किस प्रकार ओपन चेन स्ट्रक्चर की खामियों को दूर कर सकते हैं, ये आज हम लेंगे। लेकिन उससे पहले हम थोड़ा सा रिकैप लेते हैं और देखते हैं कि ओपन चेन स्ट्रक्चर में क्या खामियां थी। तो ओपन चेन स्ट्रक्चर में सबसे बड़ी कमी यह थी कि इसमें एल्डिहाइडिक ग्रुप होते हुए भी यह शिफ अभिकर्मक के साथ पिंक कलर नहीं देता। दूसरी खामी यह थी कि यह HCN के साथ तो एडिशन प्रोडक्ट देता है, लेकिन सोडियम बाइसल्फाइड व अमोनिया के साथ एडिशन प्रोडक्ट या योगात्पाद नहीं देता। यह दो एनोमर्स यानी अल्फा व बीटा में एग्जिस्ट करता है और उन्हीं अल्फा व बीटा ग्लूकोज के करस्पॉन्डिंग यदि हम उन्हीं को मिथाइल अल्कोहल व HCl से ट्रीट करें तो अल्फा व बीटा मिथाइल ग्लूकोसाइड प्राप्त होता है। यह ओपन चेन स्ट्रक्चर ग्लूकोज के म्यूटा रोटेशन को भी एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। ग्लूकोज में के यूवी स्पेक्ट्रम में कोई CHO ग्रुप की अभिलाक्षणिक शीर्ष या करेक्टरिस्टिक पीक भी नहीं होती। तो इनको एक्सप्लेन करने के लिए साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज दिया गया। साइक्लिक स्ट्रक्चर में भी दो तरह के स्ट्रक्चर्स दिए गए थे। एक तो टॉलेंस स्ट्रक्चर जो कि 5 मेंबर्ड ब्यूटाइलिन ऑक्साइड रिंग स्ट्रक्चर था, और एक उसके बाद में दिया गया हॉवर्थ स्ट्रक्चर जो कि 6 मेंबर्ड था। इसे हम कहते हैं एमाइलिन ऑक्साइड रिंग स्ट्रक्चर। यह करेक्ट था, ये 6 मेंबर्ड ही होता है, इसको हम बाद में सिद्ध करके दिखाएंगे। तो 6 मेंबर्ड मींस 5 मेंबर की तो कार्बन चेन होती है और एक ऑक्सीजन और होता है रिंग में। तो इस प्रकार से ये 6 मेंबर्ड रिंग स्ट्रक्चर बनता है। ये रिंग बनने के साथ ही C1 कार्बन जो कि पहले असममित नहीं था, बाद में असममित बन जाता है। कैसे? देखिए, यहाँ पर H लगा हुआ है, यहाँ पर OH लगा हुआ है, यहाँ पर ऑक्सीजन है और फोर्थ इधर की साइड में इतना बड़ा ग्रुप लगा हुआ है। यानी ये कार्बन 4 अलग अलग ग्रुप से जुड़ा हुआ है, अतः यह असममित बन जाता है। असममित बनते ही यह दो आइसोमर्स और बना सकता है, या हम स्पेशली इसे कहेंगे एनोमर्स, क्योंकि यदि किसी कंपाउंड का C1 कार्बन पर कॉन्फ़िगरेशन भिन्न होता है तो उन्हें हम एनोमर्स कहते हैं। आइसोमर नहीं कहते, हम क्या कहते हैं? एनोमर्स। यानी ये देखिए, ये OH इधर आ जाए, H इधर आ जाए, जैसा कि इसमें दिखाया गया है, तो ये इसका एक और एनोमर होगा। इसे हम अल्फा ग्लूकोज कहते हैं, इसे हम बीटा ग्लूकोज कहते हैं। यहां हम ये स्ट्रक्चर किस प्रकार ओपन चेन स्ट्रक्चर की खामियों को दूर करता है, उससे पहले हम इसके विभिन्न स्ट्रक्चर कैसे कैसे बन सकते हैं ये हम आपको यहां डिस्कस करेंगे। जैसे इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं हॉवर्थ स्ट्रक्चर, क्योंकि ये 6 मेंबर्ड रिंग है। 6 मेंबर्ड रिंग है तो हम इसे पायरेन रिंग के रूप में भी लिख सकते हैं। ये पायरेन रिंग 6 मेंबर्ड होती है जिसमें 5 कार्बन होते हैं और एक ऑक्सीजन होता है। तो देखिए, इससे हम इसको किस प्रकार बनाएंगे। देखिए, यहां से C1 कार्बन लिखा जाता है, ये 1 होता है, ये 2 होता है, ये 3, ये 4, ये 5 और ये वाला कार्बन 6 होगा। तो देखिए, C1 पर किस प्रकार लिखा हुआ है? H और OH, यानी सीधा है, यानी हमको HOH इस प्रकार लिखना है। C2 पर भी सीधा है, इसलिए HOH इस प्रकार लिखेंगे। थर्ड पर देखिए, ये रिवर्स है, अतः OH ऊपर लिखा जाएगा, H नीचे लिखा जाएगा। यहाँ पर HOH सीधा, और यहाँ पर देखिए, इस कार्बन पर एक तो H है और एक CH2OH है, तो ये H नीचे आ जाएगा और CH2OH इधर आ जाएगा। ये हमारा हो जाएगा अल्फा D प्लस ग्लूकोपाइरेनोज।
हमने डी किस लिए लिखा है? क्योंकि इसके लास्ट यानी हाईएस्ट कायरल कार्बन एटम पर स्मॉलर ग्रुप लेफ्ट साइड में है, इसलिए हमने इसको डी लिखा है। प्लस क्यों लिखा है? क्योंकि यह डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है। और अल्फा किस लिए लिखा है? क्योंकि इसके C1 कार्बन पर H लेफ्ट साइड में और OH राइट साइड में है। अब हम इसका बीटा एनोमर बनाते हैं, तो बीटा में C1 पर OH लेफ्ट साइड में है, ये राइट साइड में है, तो OH ऊपर लिखा जाएगा, H नीचे लिखा जाएगा। सेकंड पर नॉर्मल है यानी H लेफ्ट में, OH राइट में, और थर्ड पर ये रिवर्स होता ही है, तो ये थर्ड में ये रिवर्स हो गया, और बाकी ये सब कुछ वैसे के वैसे लिखा जाएगा। इसे हम कहेंगे बीटा डी प्लस ग्लूकोपाइरेनोज। अब हम इसका एक और स्ट्रक्चर लिख सकते हैं, इसे हम कहते हैं कन्फॉर्मेशन। जैसा कि आप पहले पढ़ चुके होंगे कि 6 मेंबर्ड साइक्लोएल्केन्स अर्थात साइक्लोहेक्सेन दो सरूपणों यानी कन्फॉर्मेशंस में एग्जिस्ट करता है, एक चेयर फॉर्म और एक बोट फॉर्म। आप ये भी जानते होंगे कि चेयर फॉर्म बोट फॉर्म की तुलना में अधिक स्थायी होती है, तो यहां हम बोट फॉर्म को भूल जाते हैं। ये भी 6 मेंबर्ड है, अतः इसे भी हम चेयर फॉर्म के रूप में लिख सकते हैं। एक बात और, सेकंड बात यह है, यह भी जानते होंगे कि इसमें दो तरह के बॉन्ड्स होते हैं, एक्सियल या अक्षीय बंध और इक्वेटोरियल बॉन्ड या भूमध्यय बंध, जो कि लंबवत ऊपर व नीचे की ओर इंगित होते हैं। इन्हें एक्सियल बॉन्ड कहते हैं। ये जो अपवर्ड है या डाउनवर्ड है, ये सारे बॉन्ड्स कौन से होते हैं? एक्सियल बॉन्ड। और जो क्षैतिज से प्लस माइनस 19.7 डिग्री का कोण बनाए हुए होते हैं, जैसे ये वाले, इनको हम कहते हैं इक्वेटोरियल बॉन्ड या भूमध्यय बंध। और ये भी जानते होंगे आप कि जितने बिगर ग्रुप चेयर फॉर्म में इक्वेटोरियल पोजीशन पर लगे होंगे, उतना ही वो फॉर्म, वो कन्फॉर्मेशन अधिक स्थायी होगा। तो देखिए, अल्फा में सारे जो बिगर ग्रुप हैं एक्सेप्ट एट C1 पर देखिए OH ग्रुप एक्सियल पोजीशन पर लगा हुआ है। बाकी सारे OH ग्रुप देखिए, ये इक्वेटोरियल पर, ये इक्वेटोरियल पर, ये इक्वेटोरियल पर, और ये भी, ये सारे इक्वेटोरियल पोजीशन पर लगे हुए हैं एक्सेप्ट एट C1। और बीटा में सभी OH ग्रुप इक्वेटोरियल पोजीशन पर लगे होते हैं, अतः सिद्ध होता है, बहुत ही नॉर्मल सी बात है, कि बीटा ग्लूकोज इज मोर स्टेबल देन अल्फा ग्लूकोज। यही कारण है, हम नेक्स्ट स्लाइड में आपको बताएंगे कि इक्विलिब्रियम मिक्सचर में बीटा ग्लूकोज की परसेंटेज ज्यादा होती है। तो अब हम देखते हैं कि ग्लूकोज का साइक्लिक स्ट्रक्चर ओपन चेन स्ट्रक्चर्स की कमियों को कैसे एक्सप्लेन करता है। इनका कहना है कि जैसे ही CHO ग्रुप से, CHO कार्बन से रिंग बन जाती है, तो CHO ग्रुप का जो कार्बन है वो एसिमेट्रिक हो जाता है। फलस्वरूप दो एनोमर्स प्राप्त होते हैं, अल्फा व बीटा। जैसा कि अभी हमने आपको दिखाया था, उन्हीं अल्फा व बीटा ग्लूकोज के करस्पॉन्डिंग अल्फा व बीटा मिथाइल ग्लूकोसाइड होते हैं। अब बात यह आती है कि यह HCN NH2OH यानी हाइड्रोक्सिल अमीन व फिनाइल हाइड्राजीन इसके साथ तो रिएक्ट करता है, लेकिन सोडियम बाइसल्फाइड व अमोनिया के साथ नहीं। तो इसका मुख्य कारण यह होता है कि जो अभी हमने रिंग दिखाई थी आपको, वो ज्यादा स्टेबल नहीं होती। तो जो स्ट्रॉन्ग रिएजेंट होते हैं जैसे HCN, हाइड्रोक्सिल अमीन व फिनाइल हाइड्राजीन, ये तो इस रिंग को ब्रेक कर देते हैं और ब्रेक करके ओपन चेन स्ट्रक्चर बन जाता है। और ओपन चेन स्ट्रक्चर में आपने देखा है कि CHO ग्रुप होता है, तो वो इससे रिएक्ट कर जाते हैं। लेकिन सोडियम बाइसल्फाइड और अमोनिया वीक रिएजेंट यानी कमजोर अभिकर्मक होते हैं, इसलिए वह इस रिंग को ब्रेक नहीं कर पाते हैं, फलस्वरूप ये उससे रिएक्ट नहीं करते हैं। ऑर्डिनरी ग्लूकोज अल्फा ग्लूकोज होता है, जिसका स्पेसिफिक रोटेशन
प्लस 110 होता है। और यदि हम इसके एक्वस सॉल्यूशन को थोड़ी देर के लिए रख दें तो वह एक मिक्सचर बनाता है जिसमें अल्फा ग्लूकोज 38% और बीटा ग्लूकोज 62% होता है। और इस मिक्सचर का जो स्पेसिफिक रोटेशन है वह प्लस 52.5 होता है। तो देखिए हमने अभी बताया था बीटा ग्लूकोज में सभी जो OH ग्रुप थे वो इक्वेटोरियल पोजीशन पर थे और इसके कारण बीटा ग्लूकोज अधिक स्थायी होता है। यही कारण है कि मिश्रण में बीटा ग्लूकोज की परसेंटेज अधिक होती है। यानी देखिए अल्फा ग्लूकोज को यदि हम के एक्वस सॉल्यूशन को यदि हम थोड़ी देर रख देंगे तो वो एक मिक्सचर में परिवर्तित हो जाएगा अल्फा और बीटा ग्लूकोज के मिश्रण में। इसी प्रकार से यदि हम बीटा ग्लूकोज को भी थोड़ी देर के लिए रख देंगे तो वो भी अल्फा और बीटा के मिश्रण में चेंज हो जाएगा। इस फिनोमिनन को हम म्यूटा रोटेशन या परिवर्ती ध्रुवण घूर्णन कहते हैं। परिवर्ती मीन्स चेंज। आपने देखा कि जो रोटेशन है प्लस 110 से चेंज होकर कितना हो गया प्लस 52.5, यानी म्यूटा रोटेशन चेंज हो गया, इसलिए हम इसे कहते हैं म्यूटा रोटेशन। और यहां देखिए कि क्योंकि एसाइक्लिक स्ट्रक्चर में CHO ग्रुप फ्री ही नहीं है, वो तो किस में कन्वर्ट हो गया CHOH में कन्वर्ट हो गया। तो जब वह मुक्त अवस्था में नहीं है इसलिए वह सिर्फ रिएजेंट से कलर भी नहीं देता और उसकी कोई कैरेक्टरिस्टिक पीक भी नहीं आती है। अब हम कुछ पॉइंट्स और बताते हैं। जैसा कि हमने बताया कि ग्लूकोज का ओपन चेन स्ट्रक्चर ये होता है। यदि हम इससे कहें कि आप एल ग्लूकोज बनाइए, एल ग्लूकोज का स्ट्रक्चर लिखिए, तो याद रखने की आवश्यकता नहीं है, ये आपको याद है। इसके बीच में यहां एक मिरर लगा दीजिए तो जो स्ट्रक्चर बनेगा वो एल ग्लूकोज का होगा। तो ये देखिए ये OH रिवर्स हो गया, ये भी रिवर्स हो गया, ये भी रिवर्स, ये भी रिवर्स। ओके, हम यहां देखेंगे कैसे कि ये एल ग्लूकोज है। तो हमने आपको बताया था कि हाईएस्ट कायरल कार्बन एटम पर यदि स्मॉलर ग्रुप लेफ्ट साइड में होता है, बिगर ग्रुप राइट साइड में होता है तो वो डी कन्फिग्रेशन होता है। और स्मॉलर ग्रुप यदि लेफ्ट साइड बिगर ग्रुप यदि लेफ्ट साइड में और स्मॉलर ग्रुप राइट साइड में होता है तो उसे हम एल कन्फिग्रेशन कहते हैं। यानी हम बाकी OH को नहीं देखेंगे, केवल हाईएस्ट कायरल कार्बन एटम यानी दिस वन C5 के कन्फिग्रेशन को हम देखेंगे। और यदि किसी दो यौगिकों का C1 पर कन्फिग्रेशन डिफरेंट होता है, जैसे देखिए आप इसमें C1 और ये वाला C1 है, तो इस पर कन्फिग्रेशन यदि डिफरेंट होता है तो इन्हें हम कहते हैं एनोमर्स। और इस कार्बन को यानी हम C1 कार्बन को कहेंगे एनोमेरिक कार्बन। यहाँ हम अल्फा और बीटा को आइसोमर नहीं बोलते, इनको हम एनोमर्स कहते हैं। और यदि कन्फिग्रेशन C2 कार्बन का भिन्न होता है तब उन्हें हम एपीमर्स कहते हैं। जैसे आप देखिए ये डी ग्लूकोज है और ये मेनोज है, तो देखिए बाकी सब बिल्कुल सेम है। देखिए यहां से ये और ये बिल्कुल सेम है, केवल ये C1 कार्बन है, ये C2 कार्बन है। C2 कार्बन पर देखिए इसमें यहाँ H है, यहाँ OH है और यहाँ OH इधर है और H इधर है। यानी C2 कार्बन का जब कन्फिग्रेशन भिन्न होता है तब उन्हें हम एपीमर्स कहते हैं और एक दूसरे में परिवर्तन की प्रक्रिया को हम एपीमराइजेशन कहते हैं। अब हम देखेंगे, जैसा कि हमने पहले बताया था कि टॉलेंस ने बताया था 5 मेंबर्ड रिंग स्ट्रक्चर होता है, जबकि हॉवर्थ ने बताया था कि 6 मेंबर्ड रिंग स्ट्रक्चर होता है। तो अब हम सिद्ध करेंगे कि यह स्ट्रक्चर 6 मेंबर्ड ही होता है। तो इससे पहले हम आगे प्रक्रिया करें, हम ग्लूकोज को मिथाइलेट कर लेते हैं, यानी उसको मिथाइल ग्लूकोसाइड में परिवर्तित कर लेते हैं। यानी हम किससे रिएक्शन करेंगे ग्लूकोज की, मिथाइल अल्कोहल और HCl के साथ। ऐसा क्यों करते हैं?
यदि ये CHOH में ही रहेगा तो कभी भी ये रिंग ब्रेक हो सकती है, लेकिन जब ये CH3 में बदल जाएगा तो ये रिंग अब ब्रेक नहीं होगी, क्योंकि H नहीं है तो इसके पास वापस कैसे जाएगा। तो इसलिए रिंग ब्रेक ना हो तभी तो हम रिंग साइज डिटरमिन कर सकते हैं कि हमारी रिंग कितने कार्बन की है या कितने एटम्स की है। तो इस ब्रेकिंग को रोकने के लिए हम ग्लूकोज की सबसे पहले रिएक्शन मिथाइल अल्कोहल और HCl से करते हैं और मिथाइल ग्लूकोसाइड को प्राप्त कर लेते हैं। अब इस मिथाइल ग्लूकोसाइड की रिएक्शन हम पर आयोडिक एसिड से करते हैं। तो अब आप ध्यान से देखिए, जहां दो OH ग्रुप समान होंगे, मतलब एडजेसेंट होंगे, वहां ये कार्बन कार्बन बॉन्ड टूट जाएगा। तो देखिए इन दोनों के बीच में नहीं टूटेगा क्योंकि दो OH एडजेसेंट नहीं है, ये दोनों एडजेसेंट हैं, अतः ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। ये देखिए ये और ये OH है, इसलिए ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। ये और ये ब्रेक नहीं होगा क्योंकि यहाँ दो OH एडजेसेंट कार्बन पर नहीं है। इसी प्रकार ये और ये ब्रेक नहीं होगा क्योंकि ये एडजेसेंट कार्बन पर नहीं है। ओके, तो इसका मतलब है कि केवल ये बॉन्ड ब्रेक होगा और ये बॉन्ड ब्रेक होगा, यानी 2HiO4 के मॉलिक्यूल यूज होंगे। ओके, अब ये वाला CHOH आपको पता है किस में बदलता है, फॉर्मिक एसिड में। हमेशा सेकेंडरी अल्कोहलिक ग्रुप किस में बदलता है, फॉर्मिक एसिड में, यानी एक फॉर्मिक एसिड का मॉलिक्यूल हमको प्राप्त होगा। अब ये CHOH भी है लेकिन ये इससे जुड़ा रहेगा तो ये CHO में परिवर्तित होता है। ऐसे ही ये CHOH भी ये यहां कैसे रह जाएगा, ये CHO में। ओके, तो हमें क्या प्राप्त होगा, ये ऐसा मॉलिक्यूल प्राप्त होगा, यहां ये इस ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है, इसे हम कहेंगे डाई एल्डिहाइड। ये किस केस में हो रहा है, जब 6 मेंबर्ड रिंग स्ट्रक्चर है। अब हम 5 मेंबर्ड रिंग स्ट्रक्चर लेते हैं, तो ये देखिए ये कार्बन ब्रेक नहीं होगा क्योंकि दो OH एडजेसेंट कार्बन पर नहीं है। ये ब्रेक होगा क्योंकि ये OH है और ये OH है। ये ब्रेक नहीं होगा क्योंकि दो OH एडजेसेंट नहीं है। ये ब्रेक नहीं होगा क्योंकि दो OH एडजेसेंट यानी पड़ोस में नहीं है। ये ब्रेक होगा क्योंकि देखिए यहां भी OH है और यहां भी OH है। ओके, तो अब आप देखिए ये है प्राइमरी अल्कोहल, ये पूरी तरह से अलग हो गया। ये किस में चेंज होता है, हमने पहले बताया है कि ये फॉर्मेल्डिहाइड में चेंज होता है। ओके, और ये CHOH, ये CHOH और ये CHOH, ये हो जाएगा CHO, CHO और CHO। ओके, तो इस तरह से एक ही मॉलिक्यूल में कितने एल्डिहाइडिक ग्रुप लगे हुए हैं, 3, एक यहां और एक यहां। तो ये हमारा होगा ट्राई एल्डिहाइड। इसका मतलब है कि यदि हम 5 मेंबर्ड रिंग स्ट्रक्चर हो हमारे ग्लूकोज का, तो हमें HiO4 से रिएक्शन करके एक ट्राई एल्डिहाइड प्राप्त होना चाहिए और एक मॉलिक्यूल फॉर्मल्डिहाइड का प्राप्त होना चाहिए। और यदि हमारा रिंग स्ट्रक्चर 6 मेंबर्ड है तो हमें डाई एल्डिहाइड प्राप्त होना चाहिए और एक मॉलिक्यूल फॉर्मिक एसिड का प्राप्त होना चाहिए। लेकिन हमने ऑब्जर्वेशन में यानी एक्सपेरिमेंट के फलस्वरूप यह प्राप्त किया कि हमें फॉर्मिक एसिड का मॉलिक्यूल प्राप्त होता है और डाई एल्डिहाइड बनता है, इसलिए हमारी जो ग्लूकोज की रिंग का साइज है वो 6 मेंबर्ड है। अब हम यहां देखेंगे कि हमने बताया था कि इसमें थर्ड कार्बन पर OH रिवर्स होता है। शुरू में हमने बताया था कि अभी आप इसको ऐसे ही याद कर लीजिए। अब हम यहाँ एक्सप्लेन करते हैं कि थर्ड पर ये रिवर्स क्यों होता है। तो अब हम लेंगे कन्फ्यूग्रेशन ऑफ ग्लूकोज। इस पूरी सिंथेसिस का नाम है किलियानी सिंथेसिस। यह अपग्रेडेशन यानी आपको यदि कन्वर्जन करना हो 5 मेंबर्ड कार्बोहाइड्रेट से यदि 6 मेंबर्ड कार्बोहाइड्रेट बनाना है तो इसी प्रोसेस का इस्तेमाल करते हैं। तो ये है हमारा मॉलिक्यूल आर्बिनोज।
तो आर्बिनोज का हमें कन्फिग्रेशन पता है, इससे हम बनाते हैं ग्लूकोज। तो इसका मतलब है कि हमारे इतने कार्बन जो कि मैंने ये बॉक्स में लिखे हुए हैं, इनका कन्फिग्रेशन बिल्कुल समान रहेगा, केवल ये CHO और उसके बाद एक कार्बन और ऐड होता है, बस उसका कन्फिग्रेशन चेंज होगा। तो इसमें हम क्या करते हैं, आर्बिनोज की रिएक्शन हम HCN यानी हाइड्रोसाइनिक एसिड से करते हैं। तो आपको मालूम है CHO क्या बनाता है, साइनोहाइड्रिन्स। तो ये क्या हो जाएगा, CHOH और CN, यानी ये बन जाएगा साइनोहाइड्रिन। अब देखिए ये कार्बन एसिमेट्रिक हो गया, एसिमेट्रिक हो गया तो OH इधर भी आ सकता है और इधर भी आ सकता है, यानी एक और साइनोहाइड्रिन होगा इस प्रकार से। अब हम इसकी यानी इसमें आर्बिनोज से साइनोहाइड्रिन बनने में एक कार्बन इंट्रोड्यूस हो गया। अब हम इसकी रिएक्शन करते हैं बेराइटा वाटर यानी बेरियम हाइड्रोक्साइड से और H2SO4 से, यानी इसकी हाइड्रोलिसिस हो जाएगी और CN ग्रुप COOH में बदल जाएगा। अभी हमको ये नहीं पता कि इसमें कौन सा क्या है, जैसे इसको हमने ग्लूकोनिक एसिड नाम दिया है, इसको मेनोनिक एसिड, अभी हमको पता नहीं है, लेकिन हम एक बार को इसको लिख लेते हैं कि ये ग्लूकोनिक एसिड है और ये मेनोनिक एसिड है। अब हम इसको ड्राइनेस तक इवेपोरेट करते हैं तो इसमें से वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा और ये एक लैक्टोन बनाता है जिसे हम कहते हैं गामा लैक्टोन। यहां मैं एक बात बताऊंगी कि हमारी जो ग्लूकोज की रिंग होती है वो तो 6 मेंबर्ड होती है, लेकिन लैक्टोन्स हमेशा 5 मेंबर्ड ही स्थायी होते हैं। ये देखिए 1 2 3 4 एंड 5, यानी हमेशा गामा लैक्टोन ही बनते हैं। तो ये गामा लैक्टोन्स बन गए। इसके बाद हम इसका रिडक्शन करते हैं सोडियम अमलगम से, तो ये जो ग्रुप है ये रिंग ओपन हो जाएगी और ये ग्रुप बदल जाएगा CHO में, यानी एक तरह से क्या हुआ, COOH का रिडक्शन किसमें हो गया, CHO में। अब हमने इसका नाम लिख लिया है 1 and 2, इसमें एक ग्लूकोज है और एक मेनोज है। अभी हमको ये नहीं पता कि ग्लूकोज कौन सा है और मेनोज कौन सा है। हम एक और ऑब्जर्व फैक्ट देखते हैं कि ग्लूकोज को जब हम नाइट्रिक एसिड के साथ ऑक्सीडाइज करते हैं तो क्या होता है, ये वाला ग्रुप भी COOH में बदल जाता है और ये वाला ग्रुप भी COOH में बदल जाता है। उसे हम कहते हैं ग्लूकेरिक एसिड या सैकेरिक एसिड। ओके, और एक और कार्बोहाइड्रेट होता है जिसे हम ग्लूकोज कहते हैं, वह भी नाइट्रिक एसिड के साथ ऑक्सीडाइज होकर सैकेरिक एसिड देता है। इसका मतलब क्या है कि ग्लूकोज में और ग्लूकोज में सिर्फ क्या अंतर होना चाहिए कि ये ग्रुप यहां लगा होना चाहिए और ये ग्रुप यहां लगा होना चाहिए। ओके, क्योंकि ये दोनों ही क्या है, ऑक्सीडाइज होकर सैकेरिक एसिड दे रहे हैं, और सैकेरिक एसिड में क्या होता है, यहां भी COOH ग्रुप होता है, यहां भी COOH ग्रुप होता है। ओके, तो इन दोनों में से हम यदि ऊपर और नीचे के ग्रुप एक्सचेंज कर देते हैं तो देखिए CHO की जगह हमने यहाँ CH2OH लगा दिया है और यहाँ CH2OH की जगह CHO लगा दिया है। ओके, इसी प्रकार से हमने यहाँ कर दिया है, CHO की जगह CH2OH लगा दिया है और CH2OH की जगह CHO लगा दिया है। अब हम देखते हैं क्या हमें ऐसा करने पर एक नई शर्करा प्राप्त हुई, यानी शुगर कोई नई प्राप्त हुई या नहीं। तो देखिए यहाँ CHO के बाद OH है और यहाँ देखिए CHO के बाद H है, यहाँ CH2OH के बाद H है और यहाँ CH2OH के बाद OH है, यानी ये दोनों शर्कराएं भिन्न हैं। यहाँ देखिए यहाँ CHO के बाद H है, यहाँ CHO के बाद H है, यहाँ CH2OH के बाद H है, यहाँ CH2OH के बाद H है। अतः ये दोनों शर्कराएं समान हैं, इसलिए हम ये कह सकते हैं कि ये स्ट्रक्चर हमारा ग्लूकोज का होना चाहिए और ये स्ट्रक्चर हमारा किसका होगा, ग्लूकोज का। ये है हमारा मेनोज, यानी इसका मतलब है बहुत शॉर्ट में यदि हम देखना चाहें तो ये कह सकते हैं, क्योंकि आर्बिनोज से हम इसे प्राप्त करते हैं तो आर्बिनोज में ये स्ट्रक्चर होता है, ये हमें पता है
तो यानी इसका ये वाला स्ट्रक्चर समान होगा, केवल ये C1 कार्बन और C2 कार्बन का स्ट्रक्चर ही भिन्न होगा। तो इस प्रकार हम कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ग्लूकोज का पता लगा सकते हैं। तो आगे वाले लेक्चर में हम कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म्स लेंगे, जैसे म्यूटा रोटेशन, एनोमेरिक इफेक्ट आदि। तो आप हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद।